गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अजीत कुमार प्रजापति श्री विजय ITI बीकापुर फुल्लनपुर गाजीपुर से आज फीटर ट्रेड के लिए मैंने लेथ मशीन के पार्ट्स के बारे में टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि पहले वीडियो में मैंने लेथ मशीन के कुछ पार्ट्स के बारे में चर्चा किया था, जैसे हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, बेड। इन सब चीज़ों के बारे में हम पिछले वीडियो में विस्तृत जानकारी दिए थे। तो अभी उसमें का 2-3 पॉइंट छूट गया है, जिसको आज हम चर्चा करेंगे, जैसे चक, कैरेज, लीड स्क्रू। इन तीनों चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चक को जानते हैं कि चक क्या होता है, अर्थात लेथ चक। जो लेथ मशीन में चक लगा होता है वो क्या होता है। तो लेथ चक हम ये कह सकते हैं कि कार्य पकड़ने का साधन है, अर्थात इसमें कार्य को पकड़ा जाता है, जो कटिंग टूल के विपरीत जाब को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जैसे ये आपको दिख रहा है चक, ये चक भी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे 4 चक, 3 चक, मैग्नेटिक चक, कॉलेट चक, कॉम्बिनेशन चक, एयर चक। लेकिन मेनली हमें 2 प्रकार से ही पढ़ना है, जो 4 चक और 3 चक दिख रहा है आपको। ये है 4 चक और ये है 3 चक। तो हम इसमें सबसे पहले लेते हैं 4 चक को। 4 चक क्या होता है। तो 4 चक को इंडिपेंडेंट जा चक भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंडिपेंडेंट जा चक भी बोला जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 4 चक में 4 जा होते हैं। 4 जा का मतलब ये जो जा दिख रहा है, इनकी संख्या 4 होती है 4 चक में, और 3 चक में इनकी संख्या 3 होती है, जिसे हिंदी में जबड़ा बोला जाता है। तो 4 चक में जबड़ों की संख्या 4 होती है और 3 चक में जबड़ों की संख्या 3 होती है। तो इन दोनों में अंतर भी है, 4 चक और 3 चक में अंतर है। वो क्या अंतर है कि 4 चक, ये आपको दिख रहा होगा 4 चक फिगर में। 4 चक में हम जब जाब को बांधते हैं, जब सिलेंड्रिकल पार्ट को 4 चक के अंदर बांधते हैं, तो इसमें जाब जो है अपने आप सेंटर में नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अगर हम यहाँ से, आपको यहाँ पे होल दिख रहा होगा, मतलब कि इसमें जितने जबड़े हैं उतने होल हैं। ऊपर दिख रहा है 2, इसी प्रकार से नीचे भी 2 होल हैं। तो अगर इस होल में हम चक्की को लगा के टाइट करते हैं तो सिर्फ एक ही जबड़ा चलता है आगे पीछे की तरफ। अगर हम यहाँ से टाइट करेंगे तो सिर्फ ये वाला ही जबड़ा चलेगा। अगर हम ऊपर से टाइट करेंगे तो सिर्फ ये वाला ही जबड़ा चलेगा। अगर इसे टाइट करेंगे तो ये वाला। इसी प्रकार से मतलब कि चारों जबड़ों को अलग अलग से टाइट करना पड़ता है। जबकि 3 चक में अगर हम सिर्फ एक जगह चक्की को लगाते हैं, जैसे ये फिगर में आपको दिख रहा है 3 चक में सिर्फ एक जगह अगर हम चक्की को लगाएंगे, ये वाला 3 चक है, इसमें एक जगह चक्की को लगाएंगे तो ये तीनों जो जबड़े हैं ये अपने आप टाइट करते हैं जाब को। या अगर खोलना भी हो, इस जबड़े को अगर खोलना भी हो, तो हम सिर्फ एक जगह से, अगर इसी जगह से अगर हम चक्की को लगाएंगे तो ये तीनों जबड़ा
खुलने लगता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि तीनों जबड़ा एक साथ चलता है और तीनों जबड़ा एक साथ टाइट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि थ्री जा जो चक्र है इसे सेल्फ सेंटरिंग बोला जाता है। अर्थात सेल्फ सेंटरिंग का मतलब इसमें जो जाब होगा वो अपने आप सेंटर में आ जाता है। अगर हम इसमें जाब को लगा के यहाँ से टाइट करेंगे तो ये अपने आप बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। और फोर जा चक्र में क्या होता है कि अगर हम जाब को यहाँ पे लगाते हैं तो बारी बारी से चारों जबड़ों को टाइट करना पड़ता है, और जब बारी बारी से चारों जबड़ों को टाइट करते हैं तो किसी को कम टाइट कर दिए, किसी को अधिक टाइट कर दिए। इसलिए वो होता क्या है कि जाब अपने आप सेंटर में नहीं आ पाता है। तो उस जाब को सेंटर में लाने के लिए एक अलग से टूल्स यूज किया जाता है, उसका नाम है सरफेस गेज। अब सरफेस गेज में एक स्क्राइबर लगा होता है, जिस स्क्राइबर के माध्यम से हम लेथ मशीन के बेड पर सेट करके स्क्राइबर को बिल्कुल जाब के साइड में लगाते हैं। जहाँ पे जाब निकला हुआ है उस साइड में लगाते हैं और चक को घुमा के देखते हैं कि जो हम जाब बांधे हैं वो जाब सेंटर में है या नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर जा चक्र में जाब को सेंटर करने के लिए, जाब को बीच में करने के लिए हम जो डिवाइस का यूज करते हैं उसका नाम है सरफेस गेज। तो इसलिए इसे सेल्फ सेंटरिंग चक भी नहीं कहा जाता है। और थ्री जा चक को अभी हमने बताया कि एक जगह से टाइट कर सकते हैं या एक जगह से खोल सकते हैं, तो इसलिए इसे सेल्फ सेंटरिंग चक कहा जाता है। अब इन दोनों के अलग अलग लाभ हैं। जैसे फोर जा चक में जाब को 0.02 mm एक्यूरेसी में टर्निंग किया जाता है, अर्थात 0.02 मिलीमीटर इसकी एक्यूरेसी जो होती है इतना होती है। और थ्री जा चक में एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आ पाती है जितनी कि फोर जा चक में आती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि फोर जा चक के अंदर अनियमित पार्ट्स को, अनियमित जाब को आसानी से पकड़ सकते हैं, जबकि थ्री जा चक के अंदर अनियमित जाब को आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता है। और फोर जा चक का यूज, अगर जाब हमारा लंबा है तो हम फोर जा चक का ही यूज करेंगे। थ्री जा चक में होता क्या है कि थ्री जा चक में अगर जब लंबे जाब को बांधते हैं तो उसमें ज़्यादा कंपन होने लगता है, ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगता है, जिसके कारण हमारा जाब सही नहीं बन पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर जा चक में अगर लंबे जाब को बांधना होगा तो फोर जा चक का ही यूज करेंगे। अब इस चक के बारे में तो मैंने चर्चा कर लिया, लेकिन और भी चक बताया था, वो था तीसरा जो चक था मैग्नेटिक चक और कॉलेट चक। तो मैग्नेटिक चक क्या होता है? मैग्नेटिक चक ये नाम से ही पता चल रहा है। मैग्नेट अर्थात चुंबकीय पावर द्वारा इसे पकड़ा जाता है। जो मैग्नेटिक चक होता है तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक चक में अगर हम जाब को पकड़ेंगे तो चुंबकीय पावर द्वारा जाब को पकड़ा जा सकता है। यह जो चक होता है मैग्नेटिक चक, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला परमानेंट मैग्नेटिक चक और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चक। आगे कॉलेट चक। कोलेट चक के बारे में बताएंगे। तो कोलेट चक होता क्या है कि इसमें अधिक से अधिक
25 mm के व्यास तक जाब को पकड़ा जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कॉलेट चाक के अंदर, कॉलेट चक जो है इसके अंदर 25 mm से ज़्यादा व्यास वाले जाब को नहीं पकड़ सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं, चक का पार्ट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद चलते हैं कैरेज। कैरेज के बारे में चर्चा करेंगे। कैरेज क्या होता है? ये देखिए कैरेज का फिगर आपको दिख रहा होगा। ये है कैरेज और इसको बेड के ऊपर, लेथ मशीन में जो बेड होता है उसके ऊपर टाइट किया जाता है। ये है। तो इस कैरेज में बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कैरेज का यूज कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग कटिंग टूल को आगे पीछे की तरफ मोशन करने के लिए, आगे पीछे का मतलब कि जो मशीन है उसके लेफ्ट और राइट में मोशन करने के लिए इस कैरेज का यूज किया जाता है। इस पूरा पार्ट को कैरेज बोला जाता है। और कैरेज के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे क्रॉस स्लाइड। ये वाला जो स्लाइड है इसे क्रॉस स्लाइड बोला जाता है। ये वाला जो स्लाइड है इसे कंपाउंड स्लाइड बोलेंगे। और ये वाला जो है इसे टूल पोस्ट बोला जाता है। फिर इसके टूल पोस्ट के अंदर एक टूल लगा होता है तथा सबसे नीचे जो बेड के बिल्कुल ऊपर होता है, ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये सैडल बोला जाता है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे कि सैडल जो होता है वो बिल्कुल बेड के ऊपर ही लगा होता है। अर्थात अगर हम कैरेज की बात करें तो कैरेज में सबसे नीचे और बेड के बिल्कुल ऊपर सैडल होता है, जिस सैडल के माध्यम से पूरा कैरेज स्लाइड करता है। और इसको मूव करने के लिए यहाँ पे एक आपको गियर दिख रहा होगा। अगर हम इस गियर को जैसे ही चलाते हैं, इस गियर को जैसे ही चलाते हैं तो ये लेफ्ट और राइट में मोशन करने लगता है। अर्थात हेड स्टॉक के तरफ भी जाता है और हेड स्टॉक से फिर इधर का क्लॉकवाइज अगर मोशन करेंगे तो टेल स्टॉक के तरफ जाने लगता है पूरा कैरेज। अब कैरेज में सैडल के ऊपर एक होता है कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड ये दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे होता है क्रॉस स्लाइड। अब क्रॉस स्लाइड क्या होता है? तो क्रॉस स्लाइड का मतलब होता है कि जो कटिंग टूल के लिए मूवमेंट प्रदान कर सके। कटिंग टूल के लिए मूवमेंट हम इसी से प्रदान करते हैं। कटिंग टूल के लिए जो गति होता है इस क्रॉस स्लाइड के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तथा क्रॉस स्लाइड का यूज कहाँ करते हैं? तो क्रॉस स्लाइड का यूज जाब की फेस टर्निंग करने के लिए किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जाब का जो फेस टर्निंग होता है, जैसे ये जाब हो गया, ये आपका जाब हो गया, तो इसकी फेस टर्निंग करने के लिए हम क्रॉस स्लाइड का यूज करते हैं। अब हमने बताया कंपाउंड स्लाइड के बारे में। तो कंपाउंड स्लाइड दिख रहा है आपको, ये कंपाउंड स्लाइड ये वाला है ऐसा। तो इसकी जो स्लाइडिंग होती है इसको तो हम कंपाउंड स्लाइड बोलेंगे, लेकिन इस वाले पार्ट को बोलते हैं कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट होता क्या है? तो कंपाउंड रेस्ट को क्रॉस स्लाइड के बिल्कुल टॉप पे माउंट किया जाता है। जैसे अभी हमने बताया कि ये क्रॉस स्लाइड है और क्रॉस स्लाइड के बिल्कुल ऊपर ही जो लगा है इसे बोलेंगे कंपाउंड रेस्ट।
और इसकी स्लाइडिंग, अगर ये जो मोशन करता है यहाँ से हम घुमाते हैं तो इस स्लाइडिंग को बोलेंगे कंपाउंड स्लाइड। तो इसका यूज कहाँ करते हैं? कंपाउंड स्लाइड का यूज कहाँ करते हैं? तो कंपाउंड स्लाइड का यूज डिग्रियों में होता है, मतलब कि वहाँ से डिग्री सेट किया जाता है कि हमें कितने एंगल पर जाब को बनाना है। तो अगर उसको सेट करना हो तो इस कंपाउंड रेस्ट के द्वारा ही यहाँ से सेट किया जाता है कि हमें कोई जाब कितने एंगल पर बनाना है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड स्लाइड का यूज डिग्रियों में होती हैं और इसकी पावर फीड नहीं होती, मतलब कि इसकी जो पावर होती है वो ऑटोमेटिक फीड नहीं होती। इसे अपने हाथों से, यहाँ पे जो हैंडल दिख रहा है यहाँ से हमें फीड करना होता है, फीड देना पड़ता है यहाँ से। ये जो हैंडल दिख रहा है यहाँ से हम कितने डिग्री पे काटना चाहते हैं उसको फीड करते हैं। इस प्रकार से कंपाउंड रेस्ट के फीड स्क्रू को घुमाकर कट की निश्चित गहराई को भी सेट किया जाता है। अब आगे देखते हैं। कंपाउंड स्लाइड तो हो गया, इसके ऊपर बिल्कुल कंपाउंड स्लाइड के ऊपर जो लगा होता है इसे बोलते हैं टूल पोस्ट। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसे टूल पोस्ट बोला जाता है। अब टूल पोस्ट में क्या करते हैं कि टूल्स को बांधते हैं, और ये टूल पोस्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जो ये आपको टूल दिख रहा है इसमें टूल पोस्ट विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो इस टूल पोस्ट में हम क्या करते हैं, टूल्स को बांधते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स हो या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स हो, तो उसे बांधने के लिए हम इस टूल पोस्ट का ही यूज करते हैं। और इस टूल पोस्ट के अंदर जो हम टूल को बांधते हैं वो टूल किस मटेरियल का बना होता है, ये ज़्यादा एग्जाम में पूछता है कि जब कभी भी हम लेथ मशीन पर किसी जॉब की फिनिशिंग करते हैं तो जो उसमें कटिंग टूल का यूज होता है वो कटिंग टूल किस मटेरियल का बना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाई कार्बन स्टील, इसके अंदर जो कटिंग टूल लगा होता है वो किसका होता है, हाई कार्बन स्टील का लगा होता है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है कैरेज, ये किस मटेरियल का बना होता है, तो कैरेज जो है कास्ट आयरन का बना होता है। इस प्रकार से टूल पोस्ट के बारे में हमने बताया कि टूल पोस्ट में टूल्स को बांधा जाता है। तो ये तो हो गया पूरा कैरेज का पार्ट। कैरेज का पार्ट पूरा हो गया, लेकिन इस कैरेज में जो टूल बंधा होता है उस टूल को ठंडा करने के लिए, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उस टूल को कूलेंट करने के लिए एक अलग से डिवाइस यूज किया जाता है। वो क्या होता है, तो अलग से जो डिवाइस होता है उस डिवाइस के द्वारा हम क्या करते हैं कि जाब बनाते समय जाब को ठंडा रखने के लिए एक तेल का यूज करते हैं, उसका नाम होता है सोलुबल ऑयल, जो देखने में बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। अब ये लगाने से फ़ायदा क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि सोलुबल ऑयल का यूज करते हैं। तो सोलुबल ऑयल का यूज क्यों करते हैं, या शीतलन, ये भी कह सकते हैं कि शीतलन। तो शीतलन का यूज हम क्यों करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम जाब के ऊपर अगर टर्निंग कर रहे हैं
तो उसमें क्या होता है कि टर्निंग करते समय घर्षण ज़्यादा होता है, मतलब हमारा टूल ज़्यादा खींचता है, जो कटिंग टूल होता है वो ज़्यादा खींचता है। तो इसलिए कटिंग टूल हमारा कम से कम घिसे, इसके लिए हम शीतलन का यूज करते हैं। तथा जंग को रोकने के लिए भी हम इस कूलेंट का यूज करते हैं कि जो हम जाब बनाते हैं तो उसमें जंग न लगे। तथा चिप्स को हटाने के लिए जब कभी भी इस टूल्स के द्वारा हम जाब बनाते हैं या सिलेंड्रिकल पार्ट की टर्निंग करते हैं तो टर्निंग करते समय छोटे छोटे चिप्स मशीन के ऊपर गिर जाते हैं। तो उस चिप्स को हटाने के लिए, उस छीलन को हटाने के लिए हम इस आयल का यूज करते हैं। ये आयल यहाँ से बिल्कुल ऐसे लगा होता है और आयल गिरता है तो वो चिप्स क्या होता है, अपने आप दूर हट जाता है। तो इससे ये भी बेनिफिट है कि चिप्स को हाथों से या ब्रश से हटाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप हट जाता है। तथा घर्षण के कारण जाब जो है गर्म हो जाता है। घर्षण होने के कारण जाब गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब इससे होता क्या है कि इसको यूज करने से कटिंग टूल जल्दी घिसता नहीं है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तथा कूलेंट का यूज अर्थात शीतलन का यूज करने से वर्कपीस की जो कार्यखंड होती है उसकी हार्डनेस भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से कैरेज का पार्ट्स ख़त्म होता है। आगे हम चलते हैं लीड स्क्रू। लीड स्क्रू के बारे में चर्चा करेंगे कि लीड स्क्रू क्या होता है। ये आपको दिख रहा होगा लीड स्क्रू। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है लीड स्क्रू से। सबसे पहले लीड स्क्रू कहाँ होता है, तो ये लेथ मशीन में आगे कैरेज के बिल्कुल नीचे जो कैरेज होता है, जो जिसके बारे में मैंने अभी बताया, उस कैरेज के नीचे लीड स्क्रू लगा होता है। अब लीड स्क्रू का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग थ्रेड कटिंग के लिए किया जाता है। इसे अच्छी क्वालिटी के एलॉय से बनाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो लीड स्क्रू का यूज करते हैं उसमें कौन सा मटेरियल का यूज होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लीड स्क्रू किस मटेरियल का बना होता है, लेथ मशीन के अंदर जो लीड स्क्रू है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, तो इसे हम बताएंगे एलॉय। एलॉय स्टील का बना हुआ है। उस स्क्रू के अंदर एक थ्रेड कटे होते हैं, जो ये आपको दिख रहा होगा थ्रेड। इस थ्रेड को बोला जाता है एकमी थ्रेड। क्या बोला जाता है, एकमी थ्रेड। तो ये भी याद रखेंगे कि लेथ मशीन के अंदर जो लीड स्क्रू का यूज होता है तो उस लीड स्क्रू पे जो थ्रेड कटे होते हैं वो कौन सा थ्रेड होता है, तो एकमी थ्रेड। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि एकमी थ्रेड या नकल थ्रेड। तो नकल थ्रेड का यूज जो स्क्रू जैक होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारी गाड़ी को उठाने के लिए जो स्क्रू जैक का यूज किया जाता है उसमें नकल थ्रेड लगा होता है। जो स्क्रू जैक का यूज किया जाता है उस स्क्रू जैक में नकल थ्रेड होता है, न कि लीड स्क्रू में। तो यहाँ पे बहुत गलतियाँ होती है, इसलिए हमने उसके बारे में भी चर्चा कर दिया
तो आज के बाद याद रखेंगे कि लीड स्क्रू में जो थ्रेड कटे होते हैं उस थ्रेड का नाम एकमी थ्रेड होता है, और ये जो थ्रेड होते हैं इसका एंगल होता है वो एंगल 29 डिग्री अर्थात 29 डिग्री पर ये कटा होता है। जो एकमी थ्रेड हैं ये 29 डिग्री पर कटे होते हैं। इसे एक ब्रैकेट के द्वारा बेड के सामने फिट किया जाता है। जो ये आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के द्वारा ये बेड के सामने बिल्कुल फिट कर दिया जाता है। और अगर हमें जहाँ पे सेट करना हो वहाँ पे सेट करने के बाद इस ब्रैकेट में एक हैंडल दिख रहा होगा, इस हैंडल के द्वारा हम टाइट कर देते हैं तो उससे इधर उधर नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम जान गए कि लीड स्क्रू का यूज जो है थ्रेड कटिंग के लिए किया जाता है। अब हमारा लेथ मशीन का पार्ट पूरा समाप्त हो गया। सो थैंक्स।